नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। आज का जो क्लास है वह बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों के लिए है। चूंकि इस टॉपिक से दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना। इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है। और दूसरा जो टॉपिक होगा वह अम्ल, क्षार और भस्म होगा, जिसमें आज हम लोग केवल और केवल अम्ल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। अम्ल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगली वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और भस्म और उसके बाद लवण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसमें पूछता है दोस्तों कि कौन सा फला परिवर्तन है और कौन सा ये परिवर्तन है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन, लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्यों भौतिक परिवर्तन कहें और क्यों रासायनिक परिवर्तन कहें, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन में आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि भौतिक परिवर्तन वैसी परिवर्तन है जो पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले। जी हाँ, जैसे जल से आपने वाष्प बनाया उसको गर्म करके, तो वाष्प से फिर जल बन सकता है, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो जो अपनी पुनः स्थिति यानी कि पहले वाली जो स्थिति को प्राप्त कर ले वह भौतिक परिवर्तन है। समझ पा रहे हैं आप। अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाए तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और अपने पहले वाली स्थिति में ना आए तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, इसके देखते हैं आगे उदाहरण। मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, मोमबत्ती का जो जलना है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। कैसे है आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मोमबत्ती का जलना यहाँ रासायनिक परिवर्तन हमने बताया है। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की कुछ उदाहरण, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन में जब बदल जाता है तो पुनः वापस नहीं आ पाता है भौतिक विधि के द्वारा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे दहन, लकड़ी को हमने जला दिया, आग लग गया। आग लगने के बाद फिर से लकड़ी बना देंगे धुआं से, नहीं ना। तो यह क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। खाना पकना, जैसे आलू को आप बना दिए सब्जी, तो सब्जी से फिर आलू बना देंगे, नहीं ना। तो ये हो जाएगा क्या, आपका रासायनिक परिवर्तन। दूध से आपने दही बना दिया, जमा दिया। अब दही से आप दूध तो नहीं बना पाएंगे, मट्ठा भले बना ले, दूध तो नहीं बना पाएंगे भाई साहब। तो यह भी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लग जाए तो जंग से आप क्या लोहा फिर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। जंग से आप लोहा नहीं बना सकते हैं। चांदी पर परत जो जम जाती है काले कलर की, उससे फिर चांदी नहीं बनाया जा सकता है। तांबा पर जो हरा परत चढ़ जाता है उससे भी फिर तांबा नहीं बनाया जा सकता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। जैसे चीनी को आपने पानी में घोल दिया, फिर पानी को आप अगर आग पर ज़्यादा देर तक वाष्पीकृत करो तो चीनी बच जाएगा। नमक का भी वही हाल है। उदरपातन मतलब होता है ठोस अवस्था से द्रव ना बना, ठीक ना, द्रव ना बना, डायरेक्ट गैस बन गया। वैसे अमूमन क्या होता है कि ठोस को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, उसके बाद वो द्रव बनेगा, ठीक ना। ठोस को पहले द्रव बनेगा फिर गैस बनेगा, उल्टा हमने बोल दिया। ठोस को आप गर्म करेंगे तो पहले बनेगा द्रव फिर बनेगा गैस। लेकिन उदरपातन में होता है कि ठोस से द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। वैसा क्या चीज़ है भैया, तो आप लोगों के घर में कपूर होगा, ठीक ना। कपूर ठोस अवस्था में होता है, उसको खुला में छोड़ दीजिए तो बिना द्रव यानी बिना पानी के आकार में आए हुए या बिना द्रव बने हुए वह गैस बन के उड़ जाता है, है ना। तो ये उदाहरण है किसका,
कपूर उदरपातन का। तो उदरपातन भी जो है यह क्या है, भौतिक परिवर्तन। और फिर उस उड़े हुए से आप कपूर बना सकते हैं। आप किसी चीज में रखिए, बंद रखिएगा, ऊपर से खोलिएगा, जो उड़ के जाएगा वो देखिएगा ऊपर सटा रहेगा, है ना, तो वो फिर से बन सकता है कपूर। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? चूना का पानी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वह दूधिया हो जाता है, यानी कि CO2। ध्यान दीजिएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड पर, ठीक ना, ध्यान दीजिए। और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। एनोड पर ऑक्सीजन गैस, जल के विद्युत अपघटन में एनोड ऑक्सीजन और कैथोड हाइड्रोजन, ठीक। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिससे ऊष्मा निकले। तो जिससे ऊष्मा निकले भैया, श्वसन आप करते हैं तो ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। और प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे आप आग जलाते हैं गैस पर, तो देखिए उसमें से ऊष्मा निकल रहा है ना, तो ये चीज हो गया ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी होता है भैया, कि जिसमें ऊष्मा ना निकलता हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा नहीं निकलता है ना, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऊष्मा नहीं निकलता, तो ये हो जाता है ऊष्मा शोषी। पूछता है एग्जाम में कि ऊष्मा शोषी के इनमें से कौन से उदाहरण है? ऑप्शन देगा श्वसन, प्राकृतिक दहन और प्रकाश संश्लेषण। तो आप आंसर करेंगे प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों ने चिप्स देखा होगा, लेज चिप्स कुरकुरे, है ना, तो इसको देखते हैं कि उसमें हवा भरा रहता है कि नहीं भरा रहता? कौन सा हवा रहता है भाई? तो उसमें देखिए ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कर देता है ना, ऑक्सीजन को निकाल करके कम ऑक्सीकरण वाला गैस भर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन जैसी, है ना। तो पूछता है एग्जामिनर चिप्स के पैकेट में, तो बताएंगे नाइट्रोजन। सफेद कागज, आप मार्केट जाते हैं तो कोई बुक खरीदते हैं तो शुरुआत में देखेंगे बुक का जो पेज है वह चमचमाता रहता है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वह मलिन या धुंधला होने लगता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि वो जो सेलुलोज है, पेज में सेलुलोज है, उसका ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण हो जाता है, इस वजह से वह मलिन या गंदा हो जाता है। अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर जो है वह ताप पर भी निर्भर करती है और ये पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। कैसे करती है ध्यान दीजिएगा। आपने गर्मी के दिन में देखा होगा चावल दाल सब्जी गर्मी के दिन में खट्टा हो जाता है, ताप ज़्यादा रहता है, और जाड़े के दिनों में कम खराब होता है। जैसे आप फ्रिज में देख लीजिए रख के, तापमान कम रहता है, खराब नहीं होता है ना। तो ताप पर निर्भर करता है। अगर 10 डिग्री बढ़ जाता है तो जो खराब होने की दर है वह 2 गुना हो जाती है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल पर, जैसे आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड को 5-6 दिन छोड़ दीजिए और एक और ब्रेड लीजिए आप, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए, है ना, इतने छोटे छोटे अलग अलग। आप क्या पाएंगे कि इस वाले ब्रेड का इधर इधर देखेंगे आप हरा हरा, बाकी इधर लगभग ठीक रहेगा, ठीक ना, हल्का फुल्का खराब रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी चारों ओर सड़ जाएगा, तो भैया क्षेत्रफल बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ा? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये चारों, लेकिन इसमें ये चार है ना, ये चार कोना बहुत ज्यादा हो गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी ये दर जो है वह बढ़ जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, तो यह विद्युत अपघटन कहलाता है। प्राथमिक सेल का उदाहरण पूछता है, तो प्राथमिक सेल वैसा सेल है एक बार चार्ज करने के बाद वो फिर दोबारा काम नहीं आएगा, है ना, तो यह प्राथमिक सेल हो जाएगा। शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ होती है किस रूप में कार्य करती है? तो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ होती है, जो ग्रेफाइट की होती है, वह कैथोड का कार्य करती है। किस रूप में? कैथोड के रूप में कार्य करती है। यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब अम्ल, क्षार और भस्म में हम लोग अम्ल आज पढ़ते हैं थोड़ा बहुत,
उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अम्ल दोस्तों एसिड शब्द है इसका मतलब, है ना, और यह लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा में अम्ल का अर्थ होता है खट्टा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, पूछता है एग्जाम में। तो लिटमस पत्र पर, नीला लिटमस पत्र रहेगा, उस पर अगर अम्ल डालेंगे तो वह लाल कर देगा। नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाल से नीला नहीं, नीला से लाल होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लिटमस बना होता है तो लाइकेन का बना होता है, लाइकेन पौधों से बना होता है। लाइकेन जो है प्राकृतिक सूचक भी है, अगली वीडियो में बताएंगे क्यों है प्राकृतिक सूचक। लिटमस पत्र का रंग होता है, ओरिजिनल रंग इसका बैंगनी होता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल तथा उनके स्रोत, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है, नोट करते जाइए। चींटी का डंक कहीं कहीं आपको देता है मेथनाइक अम्ल या कहीं कहीं आपको देता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल मिल जाएगा, दही में आपका लैक्टिक अम्ल मिल जाएगा, पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल मिल जाएगा, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा और इमली में टार्टरिक अम्ल मिल जाएगा। बाकी अगली वीडियो में पूरी डिटेल में हम लोग अम्ल, क्षार, भस्म, लवण भी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, खासकर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मेन इसमें यही था, भौतिक और रासायनिक। आप कैसे पहचानेंगे भौतिक और रासायनिक, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।